बच्चों लास्ट क्लास के अंदर हमने करंट रेशियो के क्विक रेशियो के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, मतलब वो हमारी लिक्विडिटी रेशियो का पार्ट था। आज हम करेंगे सोलवेंसी रेशियो के सोलवेंसी रेशियोज में हम कौन कौन सी रेशियोज को हम फाइंड आउट करेंगे। चलो आज देखते हैं कि हम सोलवेंसी रेशियोज में हमें क्या क्या पढ़ना है। टॉपिक डालेंगे सोलवेंसी रेशियो। सोलवेंसी रेशियो में पहली रेशियो में पढ़नी है डेट इक्विटी रेशियो। सेकंड रेशियो है हमारी टोटल एसेट टू डेट रेशियो। थर्ड रेशियो है हमारी प्रोप्राइटरी रेशियो। फोर्थ रेशियो है हमारी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो हमें सोलवेंसी रेशियोज के अंदर हमें चार रेशियोज पढ़नी है, डेट इक्विटी रेशियोज, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब हम एक एक करके सारी रेशियोज को देखेंगे कि डेट इक्विटी रेशियोज, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे और हम सबके फॉर्मूले भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट रेशियो हम सीखते हैं। अब पहली रेशियो हमारी चलेगी डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होगा डेट अपॉन में इक्विटी। डेट को हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी को बोलेंगे हम शेयर होल्डर फंड। अब लॉन्ग टर्म डेट के अंदर हमें क्या क्या कंसीडर करना है वो हम लिखते हैं। लॉन्ग टर्म डेट के अंदर आपको क्या क्या कंसीडर करना है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म डेट का मतलब हो गया कि आपने जो लॉन्ग टाइम के लिए डेट लिए हुए हैं उसके अंदर आप किस किस को आप कंसीडर करने वाले हो। तो इसमें आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हम किस किस को कंसीडर करने वाले हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर हमारा आएगा सबसे पहले लोन फ्रॉम बैंक, जो आपका मोर देन 1 ईयर वाला हो, इसी को बोलेंगे लॉन्ग टर्म। प्लस इसमें आपके आ सकते हैं मॉर्गेज लोन, मॉर्गेज लोन को हम कहते हैं सिक्योर्ड लोन। एक आपका आएगा लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्लस पब्लिक डिपॉजिट। तो ये जो आपके लोन होंगे ये सारे के सारे आप कंसीडर करोगे इसके अंदर आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। और एक आपको इसके अंदर एक और भी कंसीडर करना है, वो आपको कंसीडर करने हैं डिबेंचर्स। तो अगर आप इन सभी को आप ऐड करोगे तो ये आपका निकल के आएगा आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बाद हम आगे देखेंगे कि हमें लॉन्ग टर्म प्रोविजन में हमें क्या क्या कंसीडर करना है। अब हमने देखना है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आपको लेना है प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। ये आपका आएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। इसके अंदर आप एक और कंसीडर कर सकते हो, जैसे एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए जो प्रोविजन बनाए गए उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसमें हम ले सकते हैं प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी। तो इसको आपको कंसिडर करना है एज अ
प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। तो अगर हम लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर तो हमने इसको कंसिडर कर लिया है। अगर हमें लॉन्ग टर्म डेट निकालना है तो लॉन्ग टर्म डेट के अंदर आपको दो चीजें शामिल करनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन प्लस में लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो मैंने इससे पहले आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग में बता दिया कि आपको क्या क्या कंसीडर करना है, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन में भी अभी मैंने आपको लिखवा दिया कि लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आपको क्या कंसीडर करना है, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, जिससे आपका लॉन्ग टर्म डेट क्या हो जाएगा, आपका कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे शेयर होल्डर फंड, कि शेयर होल्डर फंड के अंदर हमें क्या क्या कंसीडर करने हैं। शेयर होल्डर फंड के अंदर आप लोगे शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस को अगर आप कैलकुलेट करोगे, दोनों को ऐड करोगे, तो ऐड करके आपका आएगा शेयर होल्डर फंड। अब इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, बाइफरकेट करना पड़ेगा कि शेयर कैपिटल में आपकी क्या क्या चीजें आएंगी और रिजर्व एंड सरप्लस में आपके पास क्या क्या चीजें आएंगी। तो शेयर होल्डर फंड हम निकालना सीख रहे हैं, और ये हम जो सीख रहे हैं शेयर होल्डर फंड को, इसको मैं कह सकता हूं कि यह आपने लायबिलिटी साइड से निकालना सीख रहे हैं। कौन सी साइड से, लायबिलिटी साइड से। तो आपको पहले कंसीडर करना है कि शेयर कैपिटल में आपको क्या क्या लेना है। तो शेयर कैपिटल में आप लोगे इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल और प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को आप ऐड करोगे तो ये आपकी बन जाएगी आपकी शेयर कैपिटल। इसके बाद हम देखेंगे कि रिजर्व एंड सरप्लस में हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। अब हम लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में आपको जितने भी रिजर्व्स हैं वो सारे के सारे आपको इसमें लिखने पड़ेंगे। आपके पास रिजर्व्स में आपके पास ऑल रिजर्व्स लिख देता हूं, ऑल रिजर्व्स। ऑल रिजर्व्स में मैं यहां लिखता हूं शॉर्ट में कैपिटल रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स, ये सारे, प्लस मैं यहां पर लिख देता हूं सिक्योरिटीज प्रीमियम। प्लस अगर पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस है तो उसको आपको प्लस करना है, अगर पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है तो आपको उसको माइनस करना है, और अगर कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है उनको अगर वो राइट ऑफ करने हैं तो उनको भी आपको क्या करने हैं, माइनस करने हैं। इस तरीके से आपका निकल के आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। तो आपने अभी डेट इक्विटी रेशियो को निकालने के लिए फॉर्मूला देखा, डेट अपॉन में इक्विटी। डेट को मैंने बोला लॉन्ग टर्म डेट, या डेट का रिलेशन हमेशा किससे रिलेटेड होगा, लॉन्ग टर्म डेट से, और इक्विटी का मीनिंग होगा यहां पर शेयर होल्डर फंड। अब अपने लॉन्ग टर्म डेट में आपने देख लिया कि हमने लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया है, और शेयर होल्डर फंड के अंदर हमने क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया है। अब शेयर होल्डर फंड जो आपने निकालना सीखा वो सीखा आपने लायबिलिटी साइड से। अब हम शेयर होल्डर फंड को निकालना सीखेंगे बैलेंस शीट साइड से। तो आपको शेयर होल्डर फंड को निकालना है बैलेंस शीट साइड से। आपको जो बैलेंस शीट यूज करनी है वो आपको यूज करनी है एसेट साइड के लिए। तो एसेट साइड से भी हम क्या कर सकते हैं, शेयर होल्डर फंड को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल एसेट्स में से आपको नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटीज को आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस, जिससे आपका निकल के आ जाएगा शेयर होल्डर फंड। तो ये आप निकालोगे एसेट साइड से कि शेयर होल्डर फंड में हम कैसे हम शेयर होल्डर फंड को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो
तो ये आपने अभी डेट इक्विटी रेशियो को निकालने के सारे फॉर्मूले आपने लिख लिए। तो मेरे साथ ही पूरा नोट डाउन कर लेना। अब मैं आपको एक पूरा ब्रीफ में इसका पूरा एक चार्ट बना देता हूँ कि डेट इक्विटी रेशियो को आपको कैसे पूरा सॉल्व करना है और उसके लिए आपको क्या क्या चीजें कंसिडर करनी है। पहले आपको शॉर्ट नोट डाउन कर लेना जो मैंने नोट डाउन कराया। अब मैं आपको उसका पूरा एक चार्ट बनाकर दे देता हूँ, है ना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ब्रीफ समरी के अंदर कि आप डेट इक्विटी रेशियो का आप चार्ट कैसे बनाएंगे। तो डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो में आपको लिखना है फॉर्मूला डेट अपॉन में इक्विटी। डेट का मतलब रखना है आपको लॉन्ग टर्म डेट से, और इक्विटी का मीनिंग मैंने बताया आपको रखना है शेयर होल्डर फंड से। तो शेयर होल्डर फंड को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, लेकिन चलो इसको मैं पूरा ही लिख देता हूं अभी मैं, शेयर होल्डर फंड। अब आपको लॉन्ग टर्म डेट में मैं पूरा लिखवा देता हूं कि लॉन्ग टर्म डेट में आपको पूरा क्या क्या कंसिडर करना है। तो लॉन्ग टर्म डेट में आपको लिखना है यहां पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इससे आपका आएगा लॉन्ग टर्म डेट। अगर आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग गिवन है और आपको लॉन्ग टर्म प्रोविजन पता है तो आप दोनों को ऐड करना, आपका निकल के आएगा लॉन्ग टर्म डेट। अब इसी तरीके से मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपको क्या क्या कंसिडर करके चलोगे आप। मैंने बताया आपको डिवेंचर्स, लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मोर्गेज लोन, जिसको मैंने बता दिया था मोर्गेज लोन क्या होता है, सिक्योर्ड, प्लस अदर लोन जिसे कह सकते हैं लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक जिसको हम मान लेंगे अनसिक्योर्ड। अगर मोर्गेज होता तो सिक्योर्ड होता, अगर लोन फ्रॉम बैंक ओनली बोला है तो वो अनसिक्योर्ड कंसिडर करेंगे, प्लस पब्लिक डिपॉजिट। अगर आप इन सबको आप ऐड करोगे तो ये आपका आएगा आपका सारा का सारा टोटल लॉन्ग टर्म बोरोइंग का। अब आपको लेना है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आपको लेना है प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। तो प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट को आप बोलोगे लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो अगर हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखना है तो आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ये सारी चीजें कंसीडर करनी पड़ेंगी, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर आपको प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट लेने पड़ेंगे। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करके आपका निकल के आएगा लॉन्ग टर्म डेट। अब आपको इसके बाद निकालना है शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड के लिए मैं लिख देता हूं शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में अगर आप रिजर्व एंड सरप्लस को आप ऐड करोगे तो आपका लिख के आएगा, निकल के आएगा आपका शेयर होल्डर फंड। और ये शेयर होल्डर फंड आप निकाल रहे हो लायबिलिटी साइड से, लायबिलिटीज साइड से। अब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस को आप ऐड करोगे तो निकल के आएगा शेयर होल्डर फंड। अब इससे पहले आपने शेयर होल्डर कैपिटल में देख लिया था कि शेयर कैपिटल में हमने किस किस को कंसीडर किया था और रिजर्व एंड सरप्लस में हमने किसको कंसीडर किया था। अब इसी को ही निकालना है आपको। शेयर होल्डर फंड को हम बोल देंगे SHF शॉर्ट के तौर पे। तो शेयर होल्डर फंड में अब आपको निकालना है एसेट साइड से। किससे निकालना है, एसेट साइड से। तो एसेट साइड से निकालने के लिए आप क्या करोगे, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज और माइनस करंट लायबिलिटीज।
अगर आप इनको ऐड करके नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट ऐड करोगे तो ये आपकी आ जाएगी टोटल एसेट। टोटल एसेट, तो टोटल एसेट्स में से अगर आप नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज को माइनस करोगे जिससे आपका क्या निकल जाएगा, शेयर होल्डर फंड। तो आपको देखना पड़ेगा कि शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला कब यूज करना है और ये वाला फॉर्मूला आपको कब यूज करना है। अगर लायबिलिटी वाली सारी चीजें गिवन है आपको तो आप लायबिलिटी साइड से चलोगे, अगर आपको एसेट साइड्स वाली वैल्यूज गिवन है तो आप एसेट साइड से चल के आप क्या निकालोगे, शेयर होल्डर फंड। तो डेट इक्विटी रेशियो को निकालने के लिए मैंने पूरा चार्ट बना दिया है आपको एक पूरा में। इससे पहले हमने क्या करा था, पूरा एक व्यू के अंदर हमने लिखा था किस किस में हमें किसको शामिल करना है। अभी पूरे चार्ट के अंदर पूरा कंसीडर हो गया है और इसी के बेस पे ही हम क्या करेंगे, डेट इक्विटी रेशियो के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि डेट इक्विटी रेशियो आपसे पूछा है तो आपको फॉर्मूला रखना है डेट अपॉन में इक्विटी। तो डेट इक्विटी में क्या रखना है, डेट ऊपर रखना है, इक्विटी को नीचे। डेट का मतलब रखना है आपको लॉन्ग टर्म डेट से और इक्विटी का मीनिंग रखना है आपको शेयर होल्डर फंड से। तो आपको देखना है कि लॉन्ग टर्म डेट में आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन रखना है आपको, और लॉन्ग टर्म बोरिंग में आपको डिबेंचर, लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मॉर्गेज लोन, लोन फ्रॉम बैंक, पब्लिक डिपॉजिट, इन सबको आप ऐड करोगे तो निकल के आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन तो क्या गिवन होता है इसी नाम से, या उसमें लिखा हो सकता है प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, तो दैट मींस ये बनेगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। जब लॉन्ग टर्म बोरिंग और प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन को ऐड करोगे तो आपका निकल के आएगा लॉन्ग टर्म डेट। फिर आपको चाहिए इक्विटी, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड निकालने के मैंने आपको दो तरीके बता दिए, या तो लायबिलिटी साइड से या एसेट साइड से। लायबिलिटी साइड से निकालोगे तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस, और एसेट साइड से निकालोगे तो नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटीज। तो इस तरीके से आप शेयर होल्डर फंड को कैलकुलेट कर पाओगे। आप यहाँ वैल्यूज पुट करोगे, आपकी डेट इक्विटी रेशियो निकल के आ जाएगी। इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे, उस क्वेश्चंस के बेस पे ही हम क्या, उन क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इस फॉर्मेट के बेस पे। अभी आप सबने डेट इक्विटी रेशियो का मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया कि डेट इक्विटी रेशियो में किस किस को कंसीडर करना है, और डेट इक्विटी रेशियो का मैंने फॉर्मूला भी आपको बता दिया था। आपको ये भी बता दिया डेट में किसको कंसीडर करेंगे, इक्विटी में किसको कंसीडर करेंगे। मैंने आपको पूरा फॉर्मेट और चार्ट बना के दे दिया था कि हमें डेट इक्विटी रेशियो को फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए होंगी, डेट और इक्विटी में क्या क्या कंसीडर करते हुए आपको डेट इक्विटी रेशियो को फॉर्मूला को आपको डेट इक्विटी रेशियो को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27। ये डीकेगोयल बुक का क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व करा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 27, चाहे सीबीएसई की बुक हो चाहे एचबीएसई वाली बुक हो, उससे आप ये डेट इक्विटी रेशियो का क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने आपको करवाने वाला हूं। तो हम देखते हैं, आपको निकालना है डेट इक्विटी रेशियो। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि डेट इक्विटी रेशियो निकालो। तो डेट इक्विटी रेशियो का क्वेश्चन अब हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले डेट इक्विटी रेशियो के अंदर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा डेट। डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट से। अब लॉन्ग टर्म डेट के अंदर मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, लॉन्ग टर्म डेट में हम किस किस को कंसीडर करते हैं। तो लॉन्ग टर्म डेट में हम लेते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म डेट के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन को हम ऐड करेंगे तो आपका निकल के आएगा डेट, और डेट को बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेट। तो इसमें आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग गिवन है और प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट गिवन है। तो प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट को बोलेंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट को हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो इस तरीके से आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग और प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट को ऐड करो, आपका निकल के आएगा लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपको गिवन, लॉन्ग टर्म बोरिंग आपको गिवन है कितने का, 2 लाख रुपए का, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपको गिवन है प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट के नाम से 60,000। दैट मींस ये आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी, इसको ऐड करोगे तो ये निकल के आएगा 2,60,000। अब आपने डेट निकाल लिया। अब आपको क्या चाहिए, डेट इक्विटी रेशियो के लिए डेट तो आ गया, अब आपको क्या चाहिए, इक्विटी। तो अब हम इक्विटी निकालेंगे कि इक्विटी में हम कैसे इक्विटी को सॉल्व करेंगे। इक्विटी का मैंने मीनिंग बताया था आपको कि इक्विटी का मीनिंग होता है शेयर होल्डर फंड। इक्विटी को बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर आपका फॉर्मूला है 2 तरीके से, एक मैंने बताया था एसेट साइड अप्रोच से, एक मैंने बताया था लायबिलिटी साइड अप्रोच से। तो अब इस क्वेश्चन में देखोगे आप लायबिलिटी साइड से निकालेंगे या एसेट साइड से। आपको नजर आ रहा है लायबिलिटी साइड्स में इक्विटी, शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व्स और पी&एल। दैट मींस आप इस क्वेश्चन को किस मेथड किस तरीके से सॉल्व करोगे, लायबिलिटी साइड अप्रोच से। तो आप क्या क्या लिखोगे,
इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, और ये दे रखा है P&L का एक्यूमुलेटेड लॉस। तो दैट मींस ये P&L का डेबिट बैलेंस से लॉस है, तो इसको आप क्या कर दोगे माइनस, तो आपका निकल के आएगा शेयर होल्डर फंड। इक्विटी शेयर कैपिटल है आपकी 3 लाख रुपए की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है आपके पास 50,000 रुपए की, रिजर्व है आपके पास 1,60,000 रुपए का, और P&L का डेबिट बैलेंस है आपके पास 50,000 रुपए का। जब आप इसे सॉल्व करोगे, टोटल करोगे तो कितना आएगा नेट, ये 4,60,000। अब आपके पास डेट भी आ गया है और आपके पास इक्विटी भी आ गई है। क्वेश्चन आपसे बोला है डेट इक्विटी रेशियो निकालो, तो डेट इक्विटी रेशियो, डेट हम ऊपर लिखेंगे और इक्विटी को नीचे। डेट का मतलब होगा लॉन्ग टर्म डेट से और इक्विटी का मतलब होगा शेयर होल्डर फंड से। तो मैंने लॉन्ग टर्म डेट को शॉर्ट में लिख दिया है एलटीडी और इक्विटी को लिख दिया शेयर होल्डर फंड को एसएचएफ। तो लॉन्ग टर्म डेट में आपका जो निकल के आया लॉन्ग टर्म डेट, वो कितना निकल के आया 2,60,000 रुपए का, और शेयर होल्डर फंड आपका निकल के आया आपका 4,60,000 रुपए का। अब इसको आप सॉल्व करोगे, 30 से 30 कैंसिल करोगे, 10 से 10 कैंसिल करोगे, अब इसको सॉल्व कर लेना आप अपना। कितना आएगा इसका आंसर 0.57 रेशियो 1। तो हम यहां पर कह सकते हैं डेट इक्विटी रेशियो आपकी सोल्वेंसी रेशियो का पार्ट है। डेट इक्विटी रेशियो बताता है कि आपने इक्विटी की तुलना में डेट वालों से आपने कितना पैसा लिया हुआ है, क्योंकि मैंने बता रखा है डेट को हम कंसीडर करेंगे बाहर वाले और इक्विटी को कंसीडर करेंगे घर वाले। तो घर वालों ने पैसा लगाया हुआ 4,60,000 और बाहर वालों ने पैसा कितना लगाया हुआ है 2,60,000 रुपए। तो हम कह सकते हैं कि घर वालों का पैसा बिजनेस में 1 रुपए लगा हुआ है, तो बाहर वालों का पैसा बिजनेस में कितना लगा हुआ है 0.57 ये आपका लगा हुआ है। तो कह सकते हैं कि घर वालों की तुलना में बाहर वालों का पैसा बिजनेस में कम लगा हुआ है, जो आपको बताती है डेट इक्विटी रेशियो। तो हमने क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया डेट इक्विटी रेशियो का। लास्ट क्वेश्चन आपने 27 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 को क्या करेंगे सॉल्व, जिसमें आपसे पूछा है डेट इक्विटी रेशियो निकालने के लिए। तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा आपको पता ही है, मैंने बता रखा है डेट अपॉन में इक्विटी। तो अब हमें डेट निकालना पड़ेगा और एक हमें इक्विटी निकालना पड़ेगा, तभी हम डेट इक्विटी रेशियो को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो हम इसमें से अब हम ढूंढेंगे कि हमारे पास डेट क्या क्या है और हमारे पास इक्विटी क्या क्या है। तो डेट का मतलब आपको पता ही होगा, जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर में सबसे पहले लिखेंगे डेट। डेट का मतलब किससे होता है, लॉन्ग टर्म डेट से। और लॉन्ग टर्म डेट के अंदर क्या क्या आता है भैया, आपको बताया था मैंने, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। एलटीपी का मतलब हो गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग और एलटीपी का मतलब हो गया लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लेकिन आपको क्या करना है, इसको इसकी फुल फॉर्म लिखनी है, पूरा लिखना है इसको आपको, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में मैंने आपको बताया था डिवेंचर, मॉर्गेज लोन, बैंक लोन, लोन फ्रॉम पीएफआई, पब्लिक डिपॉजिट, ये सब किसमें पार्ट आते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में देखो आप क्या लोगे, तो डिवेंचर्स, ठीक है भाई, ये भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया। और एक आप लोगे क्या फिर इसके बाद, और डिवेंचर के बाद आपको कोई मॉर्गेज लोन या कुछ ऐसा नजर आ रहा है, हाँ भैया ये भी आ रहा है 10% लॉन्ग टर्म लोन। डिवेंचर हो गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म लोन भी आपका क्या हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो दो तो हो गया आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो आप इन दोनों को क्या कर लोगे, ऐड करोगे, दैट मींस ये किसका पार्ट बन जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का। फिर आपके पास गिवन है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, हाँ भाई लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी आपको पता है कितने के आपके पास, 1,12,000 के। तो आप लॉन्ग टर्म प्रोविजन को भी आप क्या करोगे, ऐड करोगे, जिससे आपका क्या निकल के आएगा, लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट के लिए आपको लेना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो मैं यहाँ पर पूरा लिख देता हूं कि आपके पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या है, आपके पास 8% डिवेंचर्स है आपके पास, प्लस आपके पास है 10% लॉन्ग टर्म लोन है आपके पास, ठीक है भाई। ये आपके पास हो गई है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब आपको लेना है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपको गिवन ही है, कितने का लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, 1,12,000 का। तो इसे तो आप ऐसे लिख लोगे, लॉन्ग टर्म
प्रोविजन। तो 8% डिवेंचर का आपका अमाउंट है 5 लाख रुपीस का, 5 लाख रुपए का। लॉन्ग टर्म लोन का अमाउंट है आपके पास 3,40,000 का, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन का आपका अमाउंट है 1,12,000 रुपए का। इसको जब हम ऐड करेंगे सबको कितना आएगा, ये 5 जो 3 8,40,000, 8,40 और 1,12 हो जाएगा 9,52,000। तो दैट मीन्स ये आ जाएगा 9,52,000 रुपीज। दैट मीन्स ये आपका आ गया डेट। डेट को बोलेंगे लॉन्ग टर्म डेट। अब आपने लॉन्ग टर्म डेट निकाल लिया, अब आपको क्या चाहिए, इक्विटी। और इक्विटी को हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड। तो इक्विटी कैसे निकालोगे आप, जिसको बोलेंगे शेयर होल्डर फंड। मैंने आपको इसमें क्या लिख दिया शॉर्ट में। तो शेयर होल्डर फंड को निकालने के दो तरीके हैं, या तो एसेट साइड से या लायबिलिटी साइड से। अब अभी भी आपको लायबिलिटी साइड ही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि शेयर कैपिटल पता है, कैपिटल रिजर्व पता है, जनरल रिजर्व पता है। अब एक आपके पास पता है P&L बैलेंस, लेकिन ये P&L बैलेंस तो बताया नहीं है ना कि P&L बैलेंस है क्या। ये P&L बैलेंस डेबिट वाला है या क्रेडिट वाला है। तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, हम इसको मानेंगे कि ये आपका क्रेडिट बैलेंस है। दैट मींस ये आपका प्रॉफिट है। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हमें, जब साइलेंट हो क्वेश्चन, तो साइलेंट होने पर P&L के बारे में तो हम इसे पॉजिटिव सोचेंगे, और पॉजिटिव को मानेंगे क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है आपका, प्रॉफिट होता है। तो इसे आपको प्रॉफिट कंसीडर करके चलना है। तो अब इसमें क्या क्या लोगे आप, शेयर कैपिटल प्लस कैपिटल रिजर्व प्लस जनरल रिजर्व और प्लस P&L बैलेंस। अगर आप इनको ऐड करोगे तो ये निकल के आएगी आपकी शेयर होल्डर फंड। शेयर कैपिटल आपका कितना है, 6 लाख। कैपिटल रिजर्व आपका कितने का है, 3,20,000 का। जनरल रिजर्व आपका कितने का है, 60,000 का। और P&L बैलेंस आपके पास कितने का है, 1,40,000 रुपए का। इसको आप ऐड करोगे तो 6 लाख और 3 9,20,000 हो गया, 9,80,000 रुपए, 9,80,000, और ये हो जाएगा आपके पास 11,20,000 रुपए आपका टोटल आपके पास ये आ जाएगा। तो हम ऐड कर लेते हैं, 9,20 हो गया आपके पास, और ये हो गया 60, ये 1,40, तो 0 6,000 10 और 1 11। दैट मींस आपके पास आ गया 11,20,000 रुपए। तो आपने 11,20,000 रुपए आपने क्या कर लिया, इसका टोटल कर लिया। अब आपके पास डेट भी आ गए हैं और आपके पास इक्विटी भी आ गया है। अब आपको निकालना है डेट इक्विटी रेशियो। क्या निकालना है, डेट इक्विटी रेशियो, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कैलकुलेट करने के लिए पूछा है डेट इक्विटी रेशियो। तो आप ऊपर क्या लिखोगे, डेट, नीचे क्या रखोगे, इक्विटी। तो डेट का आपका अमाउंट आ रहा है कितने का, 9,52,000 रुपए का, और इक्विटी का अमाउंट आपका पास आया है 11,20,000 रुपए का। तो 9,52,000 को 11,20,000 से क्या करोगे आप, डिवाइड, 3 0 कैंसिल करोगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आएगा आपका, 0.85:1। तो ये आपका आंसर आ गया डेट इक्विटी रेशियो का। तो क्वेश्चन नंबर 28 भी हमने क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। बच्चों आपने ना क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व कर लिया है। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 29 कि क्वेश्चन नंबर 29 में हमें निकालना क्या है, आपको निकालना है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए, और वो निकालने के लिए कह रहा है फाइनेंशियल पोजीशन। तो जब भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए बोले तो आपको उसके अंदर निकालना है डेट इक्विटी रेशियो, और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बोले तो उसमें आपको निकालनी है करंट रेशियो। शॉर्ट टर्म का रिलेशन करंट रेशियो के साथ है, और लॉन्ग टर्म का रिलेशन आपका डेट इक्विटी रेशियो के साथ है। अगर आपको फाइनेंशियल पोजीशन निकालनी है कंपनी की, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको डेट इक्विटी रेशियो निकालनी है, और शॉर्ट टर्म के लिए क्या निकालनी है आपको, करंट रेशियो। तो इस क्वेश्चन में आप डेट इक्विटी रेशियो भी निकालोगे और करंट रेशियो भी आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो पहले हमें निकालेंगे डेट इक्विटी रेशियो, फिर हम निकालेंगे करंट रेशियो। तो पहले हम निकालेंगे डेट इक्विटी रेशियो। तो डेट इक्विटी रेशियो का आपको सॉल्व करना है। तो डेट इक्विटी रेशियो में डेट को रखना है ऊपर और इक्विटी को रखना है नीचे। डेट अपॉन में इक्विटी। डेट का मीनिंग होता है लॉन्ग टर्म डेट से, और इक्विटी का रिलेशन होगा किसके साथ, शेयर होल्डर फंड से। तो आपको लॉन्ग टर्म डेट देखना है और आपको देखना है शेयर होल्डर फंड।
तो लॉन्ग टर्म डेट के अंदर आपको क्या क्या कंसीडर करेंगे अब इसमें हम देखते हैं। तो लॉन्ग टर्म डेट के अंदर आपको एक नजर आ रहा होगा आपके पास, एक तो लॉन्ग टर्म लोन है, एक आपके पास पब्लिक डिपॉजिट है। अगर मैं लॉन्ग टर्म लोन और पब्लिक डिपॉजिट को जोड़ूं तो क्या निकल के आएगा आपका लॉन्ग टर्म डेट। तो पहले आप निकालोगे लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट के अंदर आप क्या लिखोगे, लॉन्ग टर्म लोन प्लस पब्लिक डिपॉजिट। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके निकल के आएगी लॉन्ग टर्म डेट। तो भाई इसका अमाउंट कितना है, लॉन्ग टर्म लोन का अमाउंट है आपके पास 40 लाख रुपए का और पब्लिक डिपॉजिट का अमाउंट है आपके पास 10 लाख रुपए का। तो दोनों का आप ऐड करोगे ये आपकी आएगी 50 लाख रुपीस की, दैट मींस ये आपके पास आ गई लॉन्ग टर्म डेट। अब लॉन्ग टर्म डेट आ गया, अब आपको चाहिए क्या, शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड कैसे निकालेंगे, शेयर होल्डर फंड में आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सी अप्रोच लगेगी, लायबिलिटी साइड या एसेट साइड। तो हम देखते हैं, पहले हम लायबिलिटी साइड निकाल के लगाते हैं। लायबिलिटी में शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, जनरल रिजर्व है। एक काम करते हैं, हम तीनों को क्या करते हैं पहले ऐड। तो हम लायबिलिटी साइड से निकाल के चेक करते हैं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस और एक आपको दे रखा है जनरल रिजर्व। अब ये तो कहानी उसी दिन वाली बात होगी जो मैंने आपको बताया था कि भाई मेरे एक दोस्त है जिसका नाम ज्ञानी है। अब ज्ञानी के घर के मेंबर में, ज्ञानी के घर में टोटल 5 मेंबर है। अब 5 मेंबर में ज्ञानी भी तो क्या है उसमें शामिल है। इसी तरह से जो रिजर्व एंड सरप्लस है, उस रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व पहले से क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो आपको इस जनरल रिजर्व को क्या नहीं करना है, रिजर्व एंड सरप्लस में अलग से आपको ऐड नहीं करना है, क्योंकि जो जनरल रिजर्व होगा वो किसका पार्ट होगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। इसका तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर का आपका अमाउंट पता है, आपको 15 लाख है और जनरल रिजर्व का 5 लाख है। तो आपको जनरल रिजर्व अलग से इसमें प्लस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली पहले ही रिजर्व एंड सरप्लस में ये जुड़ा हुआ होगा। तो आपको सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस ही क्या करना है, कंसीडर करना है। शेयर कैपिटल आपके पास 10 लाख है, रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास 15 लाख रुपए। तो आप क्या करोगे, 10 लाख और 15 लाख को ऐड करोगे तो शेयर होल्डर फंड कितना आएगा आपके पास, 25 लाख रुपए का। अब यहां पर हम चेक करते हैं, क्या हम इसको शेयर होल्डर फंड के फॉर्मूले को जो आपको निकाला है शेयर होल्डर फंड 25 लाख, क्या हम इसे एसेट साइड से निकालते हैं, एसेट साइड अप्रोच से निकाल सकते हैं। तो एसेट साइड अप्रोच के लिए फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको बताया था, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज और माइनस करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर एक आपके पास है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, एक आपके पास है फिक्स्ड एसेट्स और एक आपके पास है डेप्रिसिएशन। तो आप क्या करोगे, पहले नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिखोगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस फिक्स्ड एसेट्स और डेप्रिसिएशन, ये कॉस्ट है, ये किस पर है, कॉस्ट पे। तो आपको डेप्रिसिएशन माइनस करके नेट वैल्यू लेनी है। तो इसमें से आपको डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ गई, फिक्स्ड एसेट्स होगी, डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर दिया, तो नेट वैल्यू आ जाएगी हम आपकी नेट फिक्स्ड एसेट्स की। और प्लस करंट एसेट, आपके पास करंट एसेट्स भी है आपके पास, और माइनस करोगे इसमें से नॉन सीएल, और नॉन सीएल को हम कहते हैं क्या, लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म जो डेट होता है वही आपका नॉन सीएल होता है, उसमें से माइनस करोगे आप क्या, करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने की आपकी, 4 लाख रुपए की। फिक्स्ड एसेट्स है आपके पास 80 लाख रुपए की। डेप्रिसिएशन आपके पास 15 लाख रुपए का है जी। करंट एसेट्स आपके पास है 16 लाख रुपए की। और नॉन करंट लायबिलिटी में आता है लॉन्ग टर्म डेट, और लॉन्ग टर्म डेट आप निकाल चुके हो कितने का, 50 लाख का। और माइनस करोगे करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटीज कितने की आपके पास, 10 लाख रुपए की। अब इसका टोटल करो कितना आता है, 4 लाख और ये 80 लाख में से 15 लाख माइनस कर दो नेट, ये आपका आएगा 65 लाख। 65 में 4 ऐड करोगे तो 69 हो जाएगा ये आपका, और ये 16 ऐड करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 85। अब 85 में से आप क्या करो, 50 और 10 मतलब 60 आपका माइनस करो तो नेट आएगा आपके पास 25। तो देखो आप देख रहे होंगे कि अगर हम एसेट साइड अप्रोच से निकाले चाहे लायबिलिटी साइड अप्रोच से निकाले, शेयर होल्डर फंड कितना निकल के आ रहा है, 25 लाख, और यहां से भी कितना आ रहा है, 25 लाख। तो आप कोई से भी एक फॉर्मूले को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। मेरे लिए सिंपल लायबिलिटी साइड से ही था, तो मैं इसलिए इस तरीके से मैंने क्या करा, शेयर होल्डर फंड को क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया।
अगर क्वेश्चन के अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और जनरल रिजर्व नहीं होते तो हम क्या करते, फिर हम ये वाला जो मेथड हमने यूज किया है उस मेथड से हम क्या निकालते हैं, शेयर होल्डर फंड को क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आपके पास लॉन्ग टर्म डेट भी है, शेयर होल्डर फंड भी है। अब आपको निकालनी है डेट इक्विटी रेशियो। तो मैंने डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लिख दिया है, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन में शेयर होल्डर फंड। तो लॉन्ग टर्म डेट आपके पास कितने का है, 50 लाख का, और शेयर होल्डर फंड आपके पास है कितने का, 25 लाख का। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 3 0 3 0 कैंसिल, 2 0 2 0 कैंसिल, 25 बन जाए 25, 25 टू सा 50, दैट मींस ये रेशियो हो जाएगी 2:1। तो दैट मींस आपकी डेट इक्विटी रेशियो निकल के आ रही है कितनी, 2:1। ठीक है, ये हमने निकाल लिया है डेट इक्विटी रेशियो। आपके लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन पूछी थी, इसलिए हमने क्या निकाली, डेट इक्विटी रेशियो। इसके बाद हम निकालेंगे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के लिए क्या, करंट रेशियो। तो करंट रेशियो भी मैं आपकी यहीं पे सोल्व कर देता हूं, ये आपके लिए इजीली हो जाएगा। क्यों, क्योंकि करंट रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या होता है, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स का अमाउंट आपको पता ही होगा मेरे हिसाब से, हाँ देखो करंट एसेट्स का अमाउंट पता है कितने का, 16 लाख। करंट लायबिलिटीज का अमाउंट आपको कितने का पता है, आपको 10 लाख। अब आप इसको क्या करोगे, सॉल्व, तो 3 0 3 0 कैंसिल, 2 0 2 0 कैंसिल, दैट मींस ये आ जाएगा 1.6:1। तो आपकी करंट रेशियो भी क्या हो गई है, कैलकुलेट हो गई है। तो आंसर में हमने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन भी निकाल लिया है, और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर आपने डेट इक्विटी रेशियो निकाल ली। आपकी डेट इक्विटी रेशियो आ रही है 2:1, और आपकी करंट रेशियो आ रही है, वो आ रही है आपकी 1.6:1। दैट मींस आपका क्वेश्चन नंबर 29 क्या हो गया, अब ये सॉल्व हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 29 आपने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछ रहा है कि आपको निकालना है डेट इक्विटी रेशियो। तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन में इक्विटी। तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है डेट अपॉन में इक्विटी। अब आपको देखना है डेट और एक आपको देखना है इक्विटी। तो डेट के लिए आप आंसर सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे डेट, डेट को बोलेंगे क्या, लॉन्ग टर्म डेट। तो डेट का रिलेशन होगा लॉन्ग टर्म डेट से। लॉन्ग टर्म डेट में आते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। क्या क्वेश्चन में हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन गिवन है, हाँ गिवन है। तो हम क्या कर लेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन को क्या कर लेंगे, ऐड, और जैसे हम ऐड करेंगे तो आपका निकल के आएगा लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपको पता है आपके पास कितने के, 16 लाख के, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपके पास 1,50,000 रुपए, जिससे आपका लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा आपके पास 17,50,000 रुपए। तो ये आपका आ गया लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट आपने निकाल लिया है। अब हमें निकालना है क्या, इक्विटी। तो इक्विटी निकालने के लिए इक्विटी को बोलेंगे शेयर होल्डर फंड। तो इक्विटी के लिए आप कौन सी साइड यूज करोगे, लायबिलिटी साइड या एसेट साइड। इस क्वेश्चन को देख के जरा देखो, टेंजिबल फिक्स एसेट, इंटेंजिबल फिक्स एसेट, करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लायबिलिटी साइड को तो नहीं ले सकते। अब हम इसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे, एसेट साइड्स को लेके। तो एसेट साइड को लेके आप जब ऐड करोगे तो आप क्या लिखोगे, पहले टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स प्लस इंटेंजिबल फिक्स एसेट, टेंजिबल फिक्स एसेट प्लस इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट प्लस करंट एसेट। जब आप इन सारी एसेट्स को ऐड कर लोगे तो आपकी आएगी टोटल एसेट, और टोटल एसेट्स में से आप क्या माइनस करोगे, एक आपको पता ही कि इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी। दैट मींस ये आपके क्या थे, डेट थे ना, डेट को क्या बोलेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपकी क्या होती है, नॉन करंट लायबिलिटीज, दैट मींस ये आपकी डेट है। तो आप टेंजिबल फिक्स एसेट, इंटेंजिबल फिक्स एसेट, करंट एसेट तीनों को आपने ऐड किया। तो ऐड किया तो ये आपकी निकल के आ गई टोटल एसेट। अब टोटल एसेट में से आप क्या करिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इसको आप क्या करो माइनस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन को क्या करो माइनस। दैट मींस आपकी नॉन करंट लायबिलिटी भी क्या हो रही है, माइनस। और उसमें से फिर आपको क्या माइनस करनी है, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। तो आपने नॉन करंट लायबिलिटीज माइनस कर दी, अब आपको करंट लायबिलिटीज भी क्या करनी है, माइनस। तो करंट लायबिलिटीज को भी क्या कर दो आप माइनस, जिससे आपकी निकल के आ जाएगा शेयर होल्डर फंड। टेंजिबल फिक्स एसेट कितने के आपके पास,
24,50,000 प्लस इंटेंजिबल फिक्स एसेट कितने के हैं आपके पास 3 लाख रुपए प्लस करंट एसेट आपके पास कितने के हैं 3,34,000 रुपए और अब उसमें से माइनस करोगे आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग वो आपके पास है 16 लाख और फिर आप माइनस करोगे लॉन्ग टर्म प्रोविजन वो आपके पास कितने के हैं 1,50,000 रुपए के। फिर आप माइनस करोगे करंट लायबिलिटीज तो करंट लायबिलिटीज आपकी है आपकी 84,000 तो 84,000 को माइनस करिए तो यहां से आपका निकल के आएगा शेयर होल्डर टेंजिबल फिक्स एसेट है 24,50,000 रुपए की इंटेंजिबल फिक्स एसेट है 3 लाख रुपए की करंट एसेट से आपके पास 3,34,000 की माइनस कर रहे हो लॉन्ग टर्म बोरोइंग आप इसमें से 16 लाख रुपए लॉन्ग टर्म प्रोविजन को माइनस कर रहे हो 1.5 लाख रुपए और माइनस कर रहे हो करंट लायबिलिटीज है 84,000 तो ये आपका अमाउंट कैलकुलेट करो भाई ये कैलकुलेट करके आता है आपका 12,50,000 रुपए तो आपकी शेयर होल्डर फंड आपके पास निकल के आता है 12,50,000 रुपए। अब इसके बाद हम निकालोगे डेट इक्विटी रेशियो तो डेट इक्विटी रेशियो के अंदर आप डेट ऊपर रखोगे और इक्विटी नीचे रखोगे तो डेट आपका आ रहा है आपके पास 17,50,000 रुपए और आपके पास इक्विटी आ रही है आपके पास 12,50,000 रुपए। जब इसको आप सॉल्व करोगे 30 से 30 कैंसिल करोगे 10 से 10 कैंसिल करोगे आज का आंसर आएगा 1.4 रेशियो 1 तो आपकी डेट इक्विटी रेशियो सॉल्व होकर आ गई है 1.4 रेशियो 1। ये क्वेश्चन नंबर 30 में आपने क्या कर लिया है कंप्लीट। अब हम देखते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 तो क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर आपको टोटल एसेट्स गिवन है 2,30,000 टोटल डेट गिवन है 1,50,000 करंट लायबिलिटीज गिवन है 30,000। अब आपसे पूछ रहा है डेट इक्विटी रेशियो निकालो। अब डेट इक्विटी रेशियो निकालने के लिए आपको चाहिए डेट और आपको चाहिए इक्विटी और डेट का मीनिंग आपको पता ही है डेट का मीनिंग होता है लॉन्ग टर्म डेट से। अब आपको चाहिए आपको लॉन्ग टर्म डेट आपको टोटल डेट पता है और आपको करंट लायबिलिटीज भी पता है तो क्या मैं करंट लायबिलिटीज को लिख सकता हूँ शॉर्ट टर्म डेट सही हाँ जी लिख सकते हैं क्योंकि करंट लायबिलिटी का मतलब ही किससे होता है शॉर्ट टर्म डेट से। तो आप टोटल डेट में से अगर आप शॉर्ट टर्म डेट को क्या करोगे माइनस तो आपका निकल के आएगा लॉन्ग टर्म डेट। तो जब आप आंसर सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आप निकालोगे लॉन्ग टर्म डेट लॉन्ग टर्म डेट लॉन्ग टर्म डेट कैसे निकालोगे टोटल डेट में से करंट लायबिलिटीज को आप क्या करोगे माइनस टोटल डेट आपके पास 1,50,000 है करंट लायबिलिटीज आपके पास 30,000 है दैट मींस आपके पास जो लॉन्ग टर्म डेट आएगा वो आपके पास आएगा 1,20,000 रुपए का। दैट मींस आपने लॉन्ग टर्म डेट निकाल लिया जिसका मतलब आपने क्या निकाल लिया है यहाँ पर आपने डेट तो डेट आपने निकाल ली है ठीक है जी। अब आपको चाहिए डेट इक्विटी के लिए इक्विटी। अब इक्विटी का मीनिंग होता है शेयर होल्डर फंड से तो शेयर होल्डर फंड निकालोगे तो शेयर होल्डर फंड कैसे निकालोगे तो मैं इसको बैलेंस शीट के तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूं कि आप शेयर होल्डर फंड आप कैसे निकालोगे। मैंने आपको बैलेंस शीट पिछली क्लास में बता भी रखी है कि बैलेंस शीट से आप कैसे आप करंट रेशियो क्विक रेशियो कैसे आप करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज शॉर्ट शेयर होल्डर फंड नॉन करंट लायबिलिटीज कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो बैलेंस शीट्स के अंदर आपके पास टोटल एसेट है तो टोटल एसेट बनती कैसे है नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स को जोड़ोगे तो आपकी निकल के आएगी टोटल एसेट ठीक है जी। तो टोटल एसेट्स का अमाउंट आपको गिवन है टोटल एसेट आपके पास कितने की है 2,30,000 की ठीक है जी। अब आपके पास करंट लायबिलिटीज गिवन है तो करंट लायबिलिटीज हमने यहां पर रख दी करंट लायबिलिटीज आपके पास कितनी है 30,000 की। फिर आप यहां पर क्या लिखते हो शेयर होल्डर फंड फिर आप क्या लिखते हो एक नॉन करंट लायबिलिटीज तो नॉन करंट लायबिलिटीज को ही हम क्या बोलते हैं डेट नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब होता है डेट से डेट आपने निकाल ही लिया है कितने का डेट है आपके पास 1,20,000 का। जब हम इसको टोटल करेंगे तो ये आपकी निकल के आएगी टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज और दोनों ही साइड क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब यहां भी कितने होने चाहिए 2,30,000 तब 2,30,000 आपको टोटल पता है क्योंकि टोटल एसेट ही टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज की क्या होती है बराबर। तो अब टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज में से आप इसमें से क्या करिए टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज में से आप क्या करिए नॉन करंट लायबिलिटीज को माइनस करिए करंट लायबिलिटीज को भी क्या करिए माइनस जिससे आपका निकल के आ जाएगा क्या शेयर होल्डर फंड। तो आप कैसे निकालोगे जबकि टोटल एसेट है टोटल एसेट ही टोटल इक्विटी लायबिलिटीज के बराबर है
तो आप क्या लिखोगे, टोटल एसेट, उस टोटल एसेट्स में से आप माइनस करोगे नॉन करंट लायबिलिटीज। अब नॉन करंट लायबिलिटीज का मीनिंग होता है डेट से, ठीक है जी, और फिर आप इसमें से माइनस कर दोगे क्या, करंट लायबिलिटीज। तो आपके पास निकल के आ जाएगा शेयर होल्डर फंड। टोटल एसेट आपके पास है 2,30,000 की, नॉन करंट लायबिलिटीज दैट मींस डेट, डेट आपके पास है 1,20,000 रुपए के, और करंट लायबिलिटीज आपके पास गिवन थी 30,000 की। तो आप क्या करोगे, 2,30,000 में से 1,20,000 और 30,000 माइनस करोगे तो 1,50,000 माइनस करोगे तो आपके पास आएगी इक्विटी आएगी 80,000 की। तो आपने इक्विटी भी निकाल ली और आपने डेट भी निकाल लिया। आपको निकालनी है डेट इक्विटी रेशियो। तो डेट इक्विटी रेशियो आप कैसे निकालोगे, डेट अपॉन में इक्विटी, डेट अपॉन में इक्विटी। अब डेट का मीनिंग किससे होता है, लॉन्ग टर्म डेट से, और इक्विटी का मतलब किससे होता है, शेयर होल्डर फंड से। अब लॉन्ग टर्म डेट में आपका क्या निकल के है, लॉन्ग टर्म डेट का अमाउंट है आपके पास 1,20,000 रुपए, और शेयर होल्डर फंड का अमाउंट है आपके पास 80,000 रुपीज। अब इसको सॉल्व करोगे, 3 जो कैंसिल, इससे कैंसिल 1.5/1, दैट मींस आपका निकल के आ गया डेट इक्विटी रेशियो। दैट मींस क्वेश्चन नंबर 31 भी क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया है।